नमस्कार, मैं हूं शिवांगी वाजपेयी। आप देख रहे हैं 10 कदम। बसपा की तरफ से अब ओम प्रकाश राजभर के लिए दरवाजे बंद हो गए। बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने एक ट्वीट करके कल इशारों में राजभर पर निशाना साध दिया और राजभर को अवसरवादी नेता बता दिया। कहा कि मायावती के शासनकाल के प्रशासन शासन की हर कोई तारीफ करता है, लेकिन कुछ लोग बहन जी के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं। और उन्होंने राजभर का नाम लिए बगैर ही यूपी की पूर्व सीएम मायावती के शासन प्रशासन की तारीफ करते हुए राजभर को कटघरे में खड़ा कर दिया। ये वो ट्वीट देखिए आकाश आनंद का है जो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने जिक्र किया है कि कुछ अवसरवादी नेता जो हैं वो यहाँ पर बहन जी के नाम के सहारे अपनी राजनीति की दुकान चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे स्वार्थी लोगों से सावधान रहने की जरूरत है, ये आकाश आनंद ने कहा है। क्योंकि देखिए काफी समय से चर्चाएं ऐसी हैं कि जो बसपा है वो राजभर के साथ या राजभर बसपा के साथ जा सकते हैं। हालांकि ओम प्रकाश राजभर ही हमेशा कहते रहे कि हम मायावती के साथ मिलकर राजनीति करेंगे, हम बसपा का दरवाजा खटखटाएंगे जैसे हमारा तलाक हो जाता है। इस बात का वो इंतजार कर रहे थे, लेकिन इधर तलाक हुआ, उधर बीएसपी ने भी अपने सारे दरवाजे ओम प्रकाश राजभर के लिए बंद कर दिए ताकि वो कोई भी दरवाजा ना खटखटा पाए, कोई भी कुंडी उनके हाथ में ना लगे। अब ऐसे में क्या होगा राजभर का अगला कदम, क्या होगा राजभर का अगला प्लान? क्योंकि अब 24 में अगर उन्हें जाना है तो वो किसका साथ पकड़ते देखना होगा। क्योंकि 2019 अगर हम देखें तो उस वक्त भी जब वो अकेले थे तो उनको काफी नुकसान हुआ था और उस नुकसान का खामियाजा कि वो सीटें नहीं जीत पाए और उसको लेकर एक बार फिर से अखिलेश यादव एक तरफ यहां पर मोर्चाबंदी करने में जुट गए हैं। अब वो अपने रूठे हुए गठबंधन के साथियों को मनाने लग गए हैं, ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ ही उनको करने लग गए हैं। तो अब ओम प्रकाश राजभर जो है वो धीरे धीरे अकेले पड़ते जा रहे हैं, क्योंकि सपा का साथ है नहीं, बसपा के दरवाजे बंद है। बीजेपी के साथ वो जाएंगे या नहीं जाएंगे इस पर कोई फैसला, कुछ बात हुई नहीं है। तो इसीलिए अभी 24 की अगर लड़ाई देखी जाए तो अखिलेश यादव अपने साथ के जो अभी के गठबंधन के नेता हैं उनके साथ खड़े दिख रहे हैं, वो उनके साथ अब एक बार फिर से सुर बदलते हुए खड़े दिख रहे हैं और ओम प्रकाश राजभर अकेले पड़ चुके हैं अभी फिलहाल। तो यही नजर आ रहा है। अब देखना होगा कैसे ओम प्रकाश राजभर का अगला स्टैंड जो है वो सामने आता है, कैसे उन्हें बीजेपी का साथ मिलता है या फिर नहीं मिलता है, क्या वो मायावती से बात कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये भी देखना होगा। क्योंकि वो कह रहे थे कि उनकी कोशिश है कि वो मायावती से चर्चा करे, मायावती से बातचीत करे, लेकिन अब उनके भतीजे आकाश आनंद ने, जो कि नेशनल कोऑर्डिनेटर भी है बसपा के, उन्होंने साफ ट्वीट करके इशारों में अवसरवादी नेताओं को बता दिया और ये भी कह दिया कि ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है, ऐसे लोगों से सावधान रहा जाए, ये स्वार्थी लोग हैं। तो आखिरकार स्वार्थी, अवसरवादी, ये सारे शब्द ओम प्रकाश राजभर के लिए इस्तेमाल होने लगे हैं अब बसपा की भी तरफ से, यानी कि सीधे समझा जा सकता है कि बसपा के दरवाजे भी राजभर के लिए बंद हो गए। बसपा भी समझ चुके कि ये राजभर किधर भी जा सकते हैं, कैसी भी राजनीति कर सकते हैं, किसी भी के साथ खड़े हो सकते हैं, किसी का भी साथ छोड़ सकते हैं और किसी पर भी इल्जाम लगा सकते हैं। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार ओम प्रकाश राजभर का अब होगा क्या, उनका अगला मूवमेंट, अगला कदम क्या होगा। हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ, एक एक करके मैं सभी से उनका तारुफ करवा देती हूँ। सबसे पहले मैं बसपा से विद्या गौतम जी हमारे बीच में जुड़ चुके स्टूडियो में। विद्या जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की चर्चा में, इस डिबेट में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ आगे एक एक करके और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, सभी से मैं आपका तारुफ करवाऊंगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपके पास ही आ रही विद्या जी, क्योंकि बसपा ने भी दरवाजे ओम प्रकाश राजभर के लिए बंद कर दिए हैं। आकाश आनंद ने ट्वीट करके इशारा कर दिया राजभर की तरफ से, यानी कि आप अब राजभर को साथ नहीं लेंगे, वो तो आपकी कुंडी खटकाना चाह रहे थे। बिल्कुल, जिस तरह से ये प्रकरण अचानक से आया, जैसे राजभर को समाजवादी पार्टी ने कह दिया, सीधे शब्दों में अखिलेश ने कह दिया है कि हमारे पास जरूरत नहीं है ऐसे लोगों की, और उसी के तुरंत बाद ही 2-3 दिन, क्योंकि राजभर ने खुले तौर के कहा था कि हम बसपा के साथ जाना चाहते हैं और वो उन्होंने जाने का प्रयास किया नहीं, खुल के ही मंचों से कहा है कि अपनी बातों में कि हम जाएंगे। लेकिन जिस तरह से अचानक से हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी का बयान आया है, तो जाहिर सी बात है कि बहन जी का ही समझ लीजिए एक तरह से बयान है कि मौका परस्त अवसरवादी लोगों को बीएसपी कभी भी मौका नहीं देगी, क्योंकि बीएसपी अपनी इन सिद्धांतों पे, संगठन के सिद्धांतों पे बहुत मजबूती के साथ खड़ी हुई है। जी बिल्कुल, यानी कि जो बसपा है वो अपने संगठन के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। लेकिन अब ओम प्रकाश राजभर जो है वो बहुत तारीफ कर रहे हैं मायावती की, वो कह रहे हैं कि मायावती तो बाहर निकलती है, वो अखिलेश यादव की तरह नहीं है। और एक समय वो था जब वो कहते थे ना सपा ना कांग्रेस और ना ही बीजेपी उस तरीके की राजनीति करती है। वो अपनी राजनीति को हमेशा सराहते रहे हैं, आप लोगों पर आरोप लगाते रहे, लेकिन अब मायावती क्यों भा रही है उनको?
बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि भाजपा, क्योंकि ये ओम प्रकाश राजभर अगर आज राजभर बने हैं, अगर आज पूरे प्रदेश में इनकी एक बड़ी पहचान बनी है, तो निश्चित रूप से बीएसपी की देन है। और 1981 के बाद से लगातार जब वो रहे साथ में, कुछ मामले को लेकर के वो बाहर आ गए थे, और उसके बाद में जो पहचान बड़ी बनी, तो उन्हें लगा कि यार पुराना घर तो मेरा वही है, चल करके वहीं पे बहन जी के पास जा करके अपनी राजनीति को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन बहन जी बहुत सिद्धांतवादी है इस मामले में, संगठन के मामले में। तो उन्होंने साफ शब्दों में आनंद जी का जो बयान आया है कि अवसरवादी नेताओं को बीएसपी में कोई मौका नहीं है, क्योंकि राजभर जी ने आज बीएसपी के पास ही नहीं वापस आ रहे हैं। उन्होंने समाजवादी को भी देख लिया, उन्होंने भाजपा को भी देख लिया, अब अंत में उन्हें लग रहा है कि चलो वही अपने पुराने घर वापस चला जाए। तो बहन जी को सीधा समझ में आ गया है कि ऐसे स्वार्थी और अवसरवादी नेताओं को हमारी पार्टी में फिलहाल कोई जगह नहीं। ठीक है, यानी कि बसपा समझ चुकी है कि राजभर किस तरफ जाते हैं, किस तरफ नहीं जाते, हाँ, उनकी चाल बिल्कुल, कैसी टेढ़ी बिल्कुल, है, बिल्कुल, सीधी है। बिल्कुल, तो अब बसपा तो फिलहाल अलर्ट हो गई है, और हमारे बीच में हमारे सारे मेहमान जुड़ चुके, एक करके मैं सबसे आपका तारुफ करवा देती हूं जनता का। बीजेपी से शबनम पांडे जी हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। शबनम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। दिलीप यशवर्धन जी राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं, दिलीप जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। चंचल कुमार जी समाजवादी पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे प्रवक्ता के तौर पर। चंचल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं अब आपके पास आ रही हूं शबनम जी, क्योंकि अखिलेश यादव ने नसीहत ये दी है और ये समझाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी को भी की है कि वो समझ जाए कि राजभर वो व्यक्ति हैं जो आपके नेताओं को ऐसे शब्दों में फंसाने की कोशिश करते थे, ऐसी भाषा उनके लिए इस्तेमाल करते थे जो मैं खुलकर मंचों से बोल नहीं सकता। अब आप क्यों राजभर पर मेहरबान हैं, ये इशारा उनका था। शिवांगी जी इस बात को बहुत अच्छी तरीके से हर राजनीतिज्ञ जानता है कि राजनीति में कोई परमानेंट, कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता है, और राजनीति पूरी तरीके से संभावनाओं का खेल है। इसमें कभी अखिलेश जी ये कहा करते थे कि मैं बड़ी पार्टियों के साथ गठबंधन नहीं करूंगा, और वो कांग्रेस से अपनी दूरी लगातार बनाते रहे। लेकिन जब प्रेसिडेंट चुनाव हुआ तो कांग्रेस के साथ मिलकर वो चुनाव में भागीदारी लेते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए कि कोई बयान कोई आतुरता के साथ देता है तो उसे इस बात को समझना चाहिए कि वो इस बयान पे लगातार स्थिर रहेंगे या नहीं रहेंगे, और किसी और को नसीहत देने के पहले ये सोचना चाहिए कि वो किस पायदान पे खड़े हैं। उन्होंने तमाम पार्टियों से गठबंधन कर लिया और तमाम संभावनाओं को टटोल लिया, लेकिन सबसे ज्यादा अगर पूरा अपना पोटेंशियल देने के बाद जो उन्हें रिजल्ट मिला वो भी उसे सत्ता पे इन्हें बैठा नहीं पाया। तो अब कहीं ना कहीं उनके ये बोल जो बिगड़ रहे हैं उसकी वजह यही है कि वो हताशा में है। ठीक है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बेहतर तरीके से जानती है कि रहती है, तो यानी कि गुंजाइश हम ये समझे कि आपको राजभर की हाँ का इंतजार है अभी भी। शबनम जी देखिए, हमें किसी का इंतजार नहीं है, लेकिन चुनावी रणनीति जब बनती है उसमें देखा जाता है, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी अकेले लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत से गठबंधन है और बहुत से गठबंधन ने साथ छोड़ा था, लेकिन जब राष्ट्रपति चुनाव हुआ तो वो सारे पुराने गठबंधन हमारे साथ आकर खड़े हो गए। तो राजनीति में जब तमाम छोटी पार्टियों को ऐसा लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी है जो जीत हासिल कर सकती है, तमाम छोटी पार्टियां जो हैं अलग अलग पार्टियों के साथ गठबंधन करके अपनी संभावना टटोल लेती है। जब उसे लगता है कि नहीं हम किसी भी समीकरण में फिट नहीं बैठते हैं तो वो सोचते हैं कि किसी और पार्टी में भी जाकर देखें। ये राजभर जी का है, क्योंकि बासपा ने उन्हें करीब करीब इनडायरेक्ट वे में अप्रत्यक्ष रूप में मना कर दिया है, और राजभर जी के साथ भी कई बड़ी घटनाएं जो हैं वो लगातार सामने आ रही है। वैसे में ओम प्रकाश राजभर राजनीति का ऐसा किरदार बन गए हैं जिनकी चर्चाएं, जिनकी बातें हर एक दल में हो रही है, वो खुद बीएसपी का दामन थामने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपके पास आ रही हूं दिलीप जी, चर्चा इस बात पर है कि ओम प्रकाश राजभर जाएंगे क्या, करेंगे क्या, क्योंकि सारे दरवाजे तो उनके लिए बंद हो रहे हैं। बीजेपी हालांकि यहाँ पर थोड़ा थोड़ा चांसेस उनको दे रही है आने के लिए, तो क्या उनकी राजनीति 24 तक चलेगी जैसी अभी तक चलती आई, या फिर 19 जैसा ही हाल हो जाएगा, कुछ भी हाथ नहीं लगेगा उनके 24 में भी? शिवांगी जी, अक्सर आपने देखा होगा कि जब सरकारी ऑफिस में बड़े अधिकारी से अनबन हो जाए, काम नहीं बन पाता है, तो व्यक्ति छोटे अधिकारी से संबंध बना करके अपने काम कराने की कोशिश करता है। यहाँ पर बड़े अधिकारी हैं भाजपा,
जिससे राजभर जी की पुरानी अनबन चल रही, पहले भी उन्होंने वहाँ काम करने की कोशिश करी थी, लेकिन कुछ कारणों से बात नहीं बनी थी। और छोटी अधिकारी है बसपा। ये पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि बसपा और भाजपा का आपस में बहुत तालमेल चल रहा है और बसपा बैकएंड से भाजपा को ही सपोर्ट कर रही है। तो अब राजभर जी भाजपा में जाना चाह रहे हैं, तो डायरेक्ट एंट्री नहीं मिल रही है, बट तो वो वाया बसपा जाना चाह रहे थे, लेकिन इत्तेफाकन बसपा ने भी उनको हाथ नहीं धरने दिया। और अब उनका क्या होगा कुछ नहीं, क्योंकि राजनीति में कुछ भी बनना और कुछ भी बिगड़ना दोनों का कोई महत्व नहीं है। आज किसी से गठबंधन हो गया तो भी बड़ी बात नहीं है, और गठबंधन टूट गया तो भी बड़ी बात नहीं है। ये सारे मौके जब इलेक्शंस के टाइम आते हैं और वोट काउंट्स होते हैं कि इस व्यक्ति के हमारे साथ जुड़ जाने से कितने वोट मिल जाएंगे या टूट जाने से कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा, वो पार्टी कैलकुलेट करके उस व्यक्ति को अपने साथ मिलाती है या हटा देती है। राजभर के पास एक अच्छा वोट बैंक है, लेकिन इत्तेफाकन अभी इस समय 24 तक किसी पार्टी को किसी वोट बैंक की जरूरत नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है। राजभर साहब अपना झोला लेकर के दर बदर घूम रहे हैं, अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को कहां अच्छे तरीके से बेच पाएंगे ये आने वाला समय बताएगा जब हम 24 के नजदीक पहुंचेंगे। ठीक है दिलीप जी, आपने बोला कि वाया या बीएसपी के साथ मिलकर वो जाना चाहते थे बीजेपी में, डायरेक्ट क्यों नहीं? कैसे बीएसपी का साथ लेकर जाते वो, अगर जाते तो? डायरेक्ट एंट्री उनको नहीं मिल रही है ना, उन्होंने पहले भी जाने की कोशिश करी थी, पहले वो थे वहां, उनकी मांगे पूरी नहीं हुई। आज वो जाएंगे तो झुक के जाएंगे, और झुकना उनको पसंद नहीं है, और अभी इसलिए भी नहीं झुकेंगे क्योंकि अभी कोई चुनाव नहीं है और 2024 थोड़ा सा तो दूर है। भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी कर रही है, और बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के करीबी हैं पिछले कई सालों से। फिलहाल जब से भाजपा की सरकार है तब से हम ये देख रहे हैं, तो उन्हें लगा कि भाजपा का बाजार इस समय ठंडा है, हम वहां एंट्री मारेंगे तो हम इस समय चर्चा में हैं, तो हो सकता है बसपा के ग्राफ को बढ़ता देख करके भारतीय जनता पार्टी हमें अपनी तरफ मिलाने के लिए ऑफर दे दे। ठीक है चंचल जी, अब मैं आपके पास आ रही हूं, क्योंकि अखिलेश यादव ने एक और बयान दिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग रास्ता भटक जाते हैं लेकिन झाड़ फूक करके उनको ठीक कर दिया जाता है। तो क्या ये हम समझे ये झाड़ फूक उन सहयोगी दलों के नेताओं के लिए आपकी है जो नाराज थे, वो आपके साथ खड़े होते हैं, मुझे दिख भी रहे, उनके सुर बदल चुके हैं, चाहे वो केशव देव मौर्य हो, चाहे संजय चौहान हो, चाहे पल्लवी पटेल हो, हर कोई अब कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को सराहने लग गया है, और आप ओम प्रकाश राजभर को अकेला करते जा रहे हैं। क्या ये प्लानिंग रच रहे हैं अब 24 के लिए, राजभर को अकेला कर देना, खुद साथ लेकर गठबंधन को चलना, जो भी है? देखिए शिवांगी जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि गठबंधन धर्म की अपनी एक मर्यादा होती है, उसका एक अनुशासन होता है, उस अनुशासन को सारे दल को मानना चाहिए, तब गठबंधन धर्म चलता है, और तब उस मर्यादा के अनुसार आदमी आगे काम कर पाता है, पार्टियां आगे काम कर पाती हैं। पहली चीज, आप जैसा कि आप आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि वो जिस तरीके से बार्गेनिंग करते हैं, जिस तरीके से अपनी बात जो है वो गठबंधन धर्म की मर्यादा का पालन करना जानते हैं। चंचल जी, मैं आपको माफी चाहती हूँ, रोकना चाहती हूँ। सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, अब एक बार उसका हम रुक कर लेते हैं, क्या कुछ कहते हैं। आज करगिल दिवस पर वो पहुंचे शहीदों को याद करने। टंडन जी, माननीय विधायक श्री नीरज वोरा जी, माननीय विधायक श्री योगेश शुक्ला जी, माननीय विधायक श्री रविदास मेहत्रा जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री अविनेश सिंह जी, श्री मुकेश शर्मा जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित कारगिल विजय भारत माता के जिन महान सपूतों के सर्वोच्च बलिदान के कारण प्राप्त हुआ था, उनके परिवार के सभी सम्मानित सदस्यगण और उपस्थित भाइयों बहनों, आज पूरा देश कारगिल विजय दिवस का आयोजन कर रहा है, और इस अवसर पर भारत माता के उन सभी महान सपूतों के प्रति नमन करते हुए उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, जिन्होंने देश की आज़ादी को अक्षुण्ण रखने के लिए, भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। कारगिल युद्ध भी स्वतंत्र भारत का एक ऐसा युद्ध है जो भारत पर पाकिस्तान ने जबरन थोपा था। मई 1999 में ये कारगिल युद्ध प्रारंभ होता है, और 26 जुलाई 1999 को
यानी आज ही के दिन 1999 को कारगिल युद्ध में भारत की विजय की घोषणा भी हुई थी। लेकिन इस विजय के साथ ही जहां पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान एक्सपोज हुआ था, नमस्कार, मैं हूं शिवांगी वाजपेयी। आप देख रहे हैं 10 कदम। बसपा की तरफ से ओम प्रकाश राजभर के लिए दरवाजे बंद हो गए। युद्ध जबरन थोपा है, कैसे पूरी दुनिया के लिए पाकिस्तान अपने आप में एक सिरदर्द बना हुआ है। वहीं साथ ही साथ भारत के बहादुर जवानों के शौर्य और पराक्रम को एक बार फिर दुनिया ने देखा है। शेयर होल्डर इस युद्ध में अनेक वीर सैनिकों ने शेयर होल्डर्स को संबोधित अपना कर रहे सर्वोच्च थे। बलिदान दिया था। become लखनऊ से कैप्टन मनोज कुमार पांडे, कैप्टन आदित्य मिश्रा, लांस नायक केवलानंद द्विवेदी, राइफलमैन सुनील जंग, मेजर रितेश शर्मा, इन सब का नाम बड़े गर्व के साथ और बड़े सम्मान के साथ पूरा देश लेता है। और यही कारण है कि हमारे इन बहादुर जवानों के शौर्य, उनके साहस, उनकी वीरता को ध्यान में रख करके कैप्टन मनोज पांडे को युद्ध के उपरांत उनकी अति असाधारण वीरता, अदम्य साहस, उत्कृष्ट नेतृत्व तथा कर्तव्य निष्ठा के लिए भारतीय सेना का उच्चतम परंपराओं के अनुरूप सर्वोच्च बलिदान के लिए सेना का सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र प्रदान किया गया था। प्रदेश सरकार ने देश के पहले सैनिक स्कूल का नाम कैप्टन मनोज कुमार पांडे के नाम पर ही प्रदेश के अंदर स्थापित किया, जो 1960 में लखनऊ में स्थापित हुआ था। इसके साथ ही सूबेदार मेजर पद को सुशोभित करने वाले तत्कालीन जो लांस नायक थे युगेंद्र यादव, ग्रेनेडियर को भी परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। मैं कारगिल युद्ध में शहीद हुए देश व प्रदेश के उन सभी बहादुर जवानों की वीरता को इस अवसर पर नमन करता हूं तथा देश की रक्षा करते हुए शहीद होने से बड़ा कोई बलिदान नहीं हो सकता। इन बलिदानियों का राष्ट्र के प्रति प्रेम, मातृभूमि के लिए प्राण तक न्यौछावर करने की भावना, उनका साहस, वीरता आदि के बारे में सोच करके ही हर भारतवासी रोमांचित हो उठता है। जिन्होंने, मैं विशेष रूप से इस अवसर पर उन माता पिता और उन परिवार के सदस्यों का अभिनंदन करता हूं जिन्होंने अपने परिवार के ऐसे वीर सपूतों को खोया है। इससे बड़ा बलिदान दूसरा नहीं हो सकता। पूरा राष्ट्र उनके प्रति ऋणी है और इस अवसर पर मैं उन सभी भारत माता के अमर सपूतों के परिवारजनों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि केंद्र और राज्य सरकार सदैव उनके साथ खड़ी है। भाइयों बहनों, आज हम कारगिल विजय दिवस को ऐसे अवसर पर आयोजित कर रहे हैं जब हमें यह वर्ष देश की आजादी के अमृत महोत्सव के साथ जुड़। तो 23वां कारगिल दिवस आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शहीदों को याद किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी। अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और मैं चंचल जी आपके पास आ रही हूं। मेरा सवाल आपसे ही था कि क्या राजभर को अकेला कर देना चाहते हैं आप, क्योंकि अब दिख रहा है कि अखिलेश यादव झाड़ फूक करना शुरू कर चुके हैं गठबंधन दलों के नेताओं की, लगता है। देखिए, राजभर जी जब गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ बना था, हमारे आदरणीय नेता से बड़ा कोई सानी नहीं है जो सम्मान करने में हमारे आदरणीय नेता हमेशा आगे रखते हैं। और हमेशा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हमेशा कहना होता है
दोस्ती करते हैं तो दिल बड़ा रखते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि पिछले समय में जब जब भी आदरणीय ओम प्रकाश जी ने बात रखी होगी तो हमारे आदरणीय नेता ने कभी उसका पलटवार नहीं किया। और पता नहीं कितनी अनाप शनाप बातें बीजेपी द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट, पता नहीं क्या क्या बोला करते थे वो। मैं उन बातों पे नहीं आऊंगा। आपको एक छोटा सा वाकया याद दिलाता हूँ। ये वही ओम प्रकाश राजभर साहब हैं। जब गठबंधन हुआ था तो कहते थे कि योगी फकीर हैं, जोगी हैं, और उनको जाके मंदिर में घंटा बजाना चाहिए। नेता अगर कोई है तो अखिलेश यादव जी हैं, ये ओम प्रकाश जी कहा करते थे। लेकिन ऐसी कौन सी उनकी मजबूरी हो गई, ऐसा उनके पास कौन सा दबाव हो गया, ऐसा उनके पास कौन सा वो हो गया कि वो आज अपनी बात जो है नहीं कह पाते। हेलो जी जी चंचल जी, आवाज आ रही है आपकी। हाँ, तो आज हालात यह है कि आज उनके लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने आदरणीय योगी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लिए इतना उल्टा पलटा बयान कर चुके हैं। पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता शायद बीजेपी क्या करेगी। इनको तो बस केवल इनको फ्रंट पे रख के खेल रही है। ठीक है चंचल जी, लेकिन बताइए ना, जैसे अखिलेश यादव जिक्र कर गए अपने बयानों में कि कुछ लोग भटक जाते हैं, उनको झाड़ फूक करके ठीक कर दिया जाता है, तो क्या अंदर खाने बातचीत सभी सहयोगी दलों से, गठबंधन के दलों से, नेताओं से हो गई आपकी? क्योंकि सबके सुर बदल गए, झाड़ फूक कर दी गई मतलब। देखिए, मैंने आपको पहले जब मैंने स्टार्ट करा था बात, मैंने कहा कि गठबंधन जब होता है तो इसका एक गठबंधन धर्म होता है, उसकी मर्यादा होती है, उसका अनुशासन होता है। और सब लोग जो हमारे घटक दल हैं, सब लोग इस बात को समझते हैं, क्योंकि सब लोग संजीदे लोग हैं। लेकिन आदरणीय ओम प्रकाश जी का जो इतिहास अगर आपने देखा होगा, जिस पार्टी के साथ इन्होंने गठबंधन किया है, ये जिस पार्टी में रहते हैं उसी की बुराई करते हैं। ठीक है, ये गठबंधन धर्म नहीं हो सकता है। ठीक है, मैं विद्या जी अब आपके पास आ रही, क्योंकि अवसरवादी किसको कहा ये सभी समझ गए आकाश आनंद के ट्वीट से, और इसी के साथ ये भी कहा कि ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए। तो मायावती ऐसे लोगों को पहचान रही है, मतलब उनसे बच रही हैं, और आगे मायावती अब कैसे, अगर राजभर अभी भी कोशिश करते हैं उनसे बातचीत करने की, तो क्या आप उनसे एक बार बातचीत करने के लिए तैयार होंगे या फिर नहीं, नो एंट्री सीधे? जिस तरह से कि हमारे यहाँ पे आनंद जी का, हमारे जो कोऑर्डिनेटर साहब, उनका बयान आया है, तो ये जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं बहन जी के इशारे पे ही ये बयान आया है, उन्हीं के कहने पे आया है कि मौका परस्त लोगों को हम कभी भी जगह नहीं देंगे। क्योंकि इससे पहले बसपा ने बहुत संघर्ष किया। आज अगर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य की पहचान हुई है, अगर राजभर जी की पहचान हुई है, और सिद्दीकी की पहचान हुई, नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो बड़े लीडर रहे मुस्लिम समाज के, तमाम जातियों के लोगों की, नेताओं की अगर बड़ी पहचान हुई है, तो बसपा उसकी पाठशाला रही है। और देखा माननीय बहन जी ने कि हम लोगों को बनाते हैं, उनको जनता से जोड़ते हैं, उन्हें पार्टी में सही पद और कद दिया जाता है, लेकिन लास्ट मोमेंट में लोग जाकर के मौका परस्ती दिखाते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि आगे इस तरह का कोई रास्ता राजभर के लिए है नहीं, क्योंकि ये बयान एक तरह से बहन जी के ही बयान को मान के देखना चाहिए जो आकाश आनंद जी का आया है। तो मौका परस्ती के लिए कोई जगह हमारे संगठन पार्टी में नहीं है, चाहे कार्यकर्ता के रूप में हो, चाहे किसी भी रूप में हो। तो इसलिए बहन जी अपनी जो इस बात पे बिल्कुल कायम रहे। ठीक है, शबनम जी, आप भी क्या राजभर को अवसरवादी और स्वार्थी नेता मानती? क्योंकि जिस तरीके से अवसर तलाशते, फिर वहां पर जहां पर उनको स्वार्थ दिखता है वहां पर वो चले जाते हैं। आपके साथ थे तो बनी नहीं, सपा के साथ गए, सपा के साथ बनी नहीं, तो बसपा के साथ जाने की तैयारी थी, लेकिन अब वो दरवाजे बंद हो चुके हैं। तो क्या आपको भी लगता है कि वो अवसरवादी और ऐसे लोगों से आपको भी बचना चाहिए? अखिलेश यादव भी क्योंकि इशारा करते हैं अब तो। देखिए, सबसे पहले तो अखिलेश यादव जी ने साइंटिफिक युग में झाड़ फूक की बात कही, तो मैं उन्हें हिदायत देना चाहती हूँ कि साइंस पर बरकरार रहिए, साइंटिफिक थॉट रखिए। झाड़ फूक का जमाना गया। अब अवसरवादिता की बात करिए तो हर पार्टी में देखिए अवसरवादिता की आपको कहीं ना कहीं छाप मिलेगी। चाहे मायावती जी से अखिलेश यादव जी का गठबंधन हो, अखिलेश यादव जी का कांग्रेस से गठबंधन हो, तमाम जो गठबंधन हुए वो अवसर को तलाशने के लिए ही हुआ। छोटी पार्टियां भी वही काम करती है, इसको हम इनकार नहीं कर सकते। अब चंचल जी कहते हैं कि हमारी पार्टी में गठबंधन धर्म का पालन होता है और साथ साथ हम बहुत सम्मान देते हैं। ये कितना सम्मान देते हैं, शिवपाल यादव जी से ये जाके पूछ लें कि कितना सम्मान देते हैं, क्योंकि वो राजनीतिक तौर पे भी साथ हैं और पारिवारिक संबंध भी है, तो वो कितना सम्मान पा रहे हैं और बार बार जो मीडिया में अपने सम्मान की चर्चा करते हैं। शबनम जी, मैं चंचल जी के पास, मेरी बात का जवाब आपकी इतने आंसर में मिल चुका है। चंचल जी,
जब आपने उनको कबूला था, कबूलनामा हो गया था आपका 22 से पहले राजभर के साथ, तो बीजेपी को मिलेगा तो बीजेपी क्यों ना कर ले कबूलनामा उनके साथ? जब आप कर सकते हैं, आपने देखा कैसी राह उनकी रही है, तो बीजेपी करिए हम भी कर लेंगे ना, अवसर तो हर कोई देखता है, फिर क्यों सलाह नसीहत और झाड़ फूक क्यों? ये साइंटिफिक बातें कीजिए आप लोग। देखिए शिवांगी जी, सबसे पहले तो मैं शबनम जी का मैं जवाब दे दूं। हाँ। बीजेपी से बड़ी अवसरवादी पार्टी कोई नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। अगर आप देखें, ये वही लोग हैं जो पीडीपी को कहते थे कि आतंकवादियों से साठ गांठ वाली पार्टी बताते थे, अफजल गुरु को अपना जो आइकन बनाने वाली पार्टी मानते थे। आज ये अवसरवादिता में इनके से बड़ा कोई सानी नहीं है। ये पीडीपी के साथ जाकर के इन्होंने गठबंधन किया और वहां पे सरकार से, असम के अंदर जो क्या नाम है, जो पहले जिस पार्टी का विरोध करते थे, असम बोडोलैंड और भी एक जो क्या नाम है एक पार्टी थी, उसके साथ भी इन्होंने गठबंधन करने का काम किया। तो इनसे बड़ा अवसरवादी पूरे हिंदुस्तान में कोई पार्टी नहीं है। मैं आपको वाकया याद दिलाता हूं, ये नीतीश कुमार जी के खिलाफ, आदरणीय नीतीश कुमार जी के खिलाफ, जेडीयू की पार्टी के खिलाफ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी रैलियों में क्या क्या बोला करते थे, जिनके डीएनए खराब करने की बात करते थे, इनका डीएनए खराब है, वो तो कह रहे हैं कि हम तो ये गुंजाइश इतनी रखते हैं, अवसर जिसको मिलेगा वो लपक लेगा, वो भी लपक लेंगे। आपने भी लपका था 22 से पहले, तो वो तो कबूल करी कि इतनी गुंजाइश छोड़ते हैं। तो आप नसीहत मत दीजिए, कुल मिलाकर वो ये कह रही है। मैं तो कह रही हूँ, ये आप नसीहत मत दीजिए, वो कह रही है। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि राजनीतिक संभावनाएं जो ठीक है, बोलिए। संभावनाओं के इनसे बड़ी अवसरवादी पार्टी कोई नहीं है। ये अभी लोग चुनाव के दौरान राजभर साहब को पता नहीं क्या क्या कहते थे, इवन कि इनके बीजेपी के कार्यकर्ता राजभर साहब को मारने की भी कोशिश किए, उनको बेइज्जत करने की कोशिश किए, राजभर जी ने योगी जी के खिलाफ बोला तो आप गठबंधन में चले गए। विधानसभा के अंदर उन्होंने अपनी बात कही और उन्होंने कहा कि हमें सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, और ये सिक्योरिटी कब इनको दी जाती है, ये भी सवाल है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आदरणीय ओम प्रकाश जी, आदरणीय ओम प्रकाश जी का जो एक उनका सिस्टम है, वो अपने अंदर बदलाव लाए, तो फिर आप अपने अंदर बदलाव लाए। बीजेपी का काम ही अंग्रेजों वाली नीति पे काम करना है, डिवाइड एंड रूल। ये अंग्रेजों के उन्होंने थोड़ा राजभर जी को डिवाइड कर दिया आपसे, चंचल जी, उन्होंने थोड़ी ना डिवाइड कर दिया। आप संभाल नहीं पाए, वो डिवाइड हो गए। अब वो जाएंगे तो कबूल कर लेंगे उनको, ठीक है। मैं अभी फिलहाल दिलीप जी के पास जा रही हूँ। दिलीप जी, यहाँ पर देखिए राजनीति में इस वक्त जो चल रहा है, ऐसे में बड़ा किरदार राजभर बन चुके हैं। भले उनकी पार्टी छोटी हो, लेकिन हर कोई उन्हें यहाँ पर आंखों पर चढ़ाकर यहां पर घूम रहा है, चाहे वो सोच उनकी पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। अभी फिलहाल राजभर का आपको भविष्य कैसा दिख रहा है? 24 में उनका भविष्य होगा भी कि नहीं होगा, या फिर 19 की तरह अगर हम देखें जैसे कि इस बार भी अलग थलग थे, इस बार भी अलग थलग रह के हारेंगे? शिवांगी जी, पहली बात तो राजनीति में किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, और आज वो बहुजन समाज पार्टी के पास गए, बहुजन समाज पार्टी ने उनको नकार दिया। हालांकि बहुजन समाज पार्टी भी आज कहीं नहीं है, हाशिए पर है, लेकिन ये जो मना किया गया एक तरीके से चर्चा में बने रहने के लिए किया गया है, क्योंकि और कोई अर्थ नहीं है फिलहाल। ना तो विधानसभा के चुनाव हैं, और जब MP के चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव होते हैं, तो उसमें बहुजन समाज पार्टी का आज की डेट में बहुत बड़ा रोल नहीं है। और 6 सीटें हैं राजभर साहब के पास विधानसभा में, लोकसभा में एक भी सीट नहीं है उनके पास। लोकसभा में आने वाले समय में हो सकता है वो 1 आध सीटों पर अपना बहुमत बना पाए, क्योंकि उनकी जो पार्टी की जो राजभर है, राजभर समुदाय के जो लोग हैं, वो हो सकता है 1 या 2 सीटों पर विजय दिला पाए उनकी पार्टी को। और अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि उन सीट्स पर राजभर की वजह से कोई नुकसान होगा, तो 24 में ये गठबंधन दोबारा भारतीय जनता पार्टी के साथ हो जाएगा। यानी कि बीजेपी 1-2 सीट के लिए भी समझौता कर लेगी दिल्ली? नहीं, उसका कारण है, देखिए छोटे दलों की मजबूरी है, छोटे दलों का जो प्राथमिकता होती है वो ये होती है कि वो सत्ता के साथ जाएं। अगर सत्ता हाथ नहीं धरती है तो वो विपक्ष के साथ जाते हैं। किसी ना किसी के साथ जाना उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनको पता है कि अकेले उनका कोई अस्तित्व नहीं है, और अगर वो किसी के साथ अलायंस नहीं करेंगे तो उनका अस्तित्व राजनीति में खत्म हो जाएगा। इसलिए राजभर साहब की तो मजबूरी है, क्योंकि 6 सीटें लेकर के वो कुछ नहीं कर सकते, ना तो वो कभी सत्ता पा पाएंगे। ठीक है, मैं विदा जब आपके पास हूं, देखिए जब बीजेपी जैसी पार्टी, जैसे कि दिलीप जी अभी समझाने की कोशिश करे कि अगर बीजेपी को लगता है 1-2 सीटों पर फायदा हो सकता है राजभर से, तो उनको क्यों ना ले लिया जाए, क्योंकि बीजेपी एक सीट पर यहाँ पर ध्यान देती है चुनावों में। अब अगर आपकी अभी हम तस्वीर देखें उत्तर प्रदेश में कैसी है, तो उसके हिसाब से क्या आपको जरूरत नहीं लगी राजभर की? जैसे अभी दिलीप साहब ने बड़ी थोड़ी सी बात ऐसी बोली है कि जो बसपा के नेता के रूप में मैं तो हजम नहीं कर पा रही हूँ, कि उन्होंने कहा कि
बसपा का कोई अस्तित्व नहीं है इस वक्त पे। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बसपा का अस्तित्व सिर्फ प्रदेश में ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर की नंबर 3 पे, नंबर दूसरे पे इस वक्त पे पार्टी आ चुकी है। हाँ, संगठन और वोटर के रूप में आप उसका जरा आकलन कर लें। रही बात सीटें नहीं मिलना, विधानसभा चुनाव नहीं जीत जाना, किसी भी पार्टी के मापदंड को तय नहीं किया जा सकता है। और जैसे कि राजभर को लेकर के बयान आया है, मापदंड तो तय उसी से होगा ना। और नहीं, मैंने नहीं, मापदंड तय होगा। जीत हार से इतना बड़ा नहीं कि आप उसको पार्टी को नकार दे, ये नहीं है। आप उसकी वोटर की, उसकी संगठन की भूमिकाओं को देखें, उसके बारे में जानकारियां हासिल करें, वो जरूरी है। अभी माननीय बहन जी दिल्ली में हैं और दिल्ली से ही उन्होंने अपने पूरी मूवमेंट को, अपने संगठन को तैयार करने की कोशिश करी। अभी केरला से, तमिलनाडु से, कई राज्यों से लोग लगातार बड़ी बड़ी मीटिंग्स हमारी हो रही हैं और केंद्र के जो चुनाव, आम चुनाव जो आएंगे उसको लेकर हमारी पूरी तैयारी। लेकिन एक मिनट, ठीक है मैम, विद्या जी, देखिए वक्त कम है, मैं चाहती हूँ सबसे जल्दी कमेंट ले लूं लास्ट में। मैं दिलीप जी आपके पास आ रही हूँ क्योंकि यहाँ पर विद्या जी ने जिक्र किया कि ऐसे हम देखिए दूसरे पावदान पर, लेकिन ऐसे तो फिर हर एक पार्टी नंबर 1 पे, बीजेपी तो बहुत पीछे फिर समझ लो हो गई उस हिसाब से। तो नहीं, आप तीसरे पायदान पर होंगी, लेकिन राजनीति दूसरे पे कह रही हैं वो, हम दूसरे पे आ गए। संगठन के तौर पे किसी भी पार्टी का अस्तित्व तब देखा जाता है कि उसके पास कितनी सीटें हैं विधानसभा में और लोकसभा में। विधानसभा में आपके पास 1 सीट है, लोकसभा में कितनी सीटें ये आप बेहतर जानती हैं। और ये एक बार के चुनाव से नहीं है, ये पिछले कई चुनावों से हो रहा है। तो यहाँ जो राजनीति में आकलन होता है वो इसी बात से होता है कि आपके पास, आपको जनता ने कितना एक्सेप्ट किया, आपका संगठन कितनी मजबूती से काम कर रहा है, ये आपकी अंदरूनी बात है। लेकिन जब गणतंत्र की और जनतंत्र की बात आती है तो जनतंत्र में स्वीकार्यता तभी मानी जाती है जब आपको सीटें मिलती हैं। बिल्कुल, दिलीप जी की इस बात का मैं तुरंत जवाब देना चाहूंगी, एक सेकंड के लिए। बिल्कुल देना चाहूंगी कि भाजपा का भी बनवास हम लोगों ने देखा है, उन्होंने तैयारियां करी। ये राजनीति है, यहाँ पे कब किसका समय आ जाए इसके लिए कोई भी मौके की वो होती है। ठीक है शबनम जी, मैं आती हूँ, पहले मैं चंचल जी से जवाब ले लेती हूँ। चंचल जी कुछ कहना चाहते हैं? चंचल जी, यहाँ तो दिख रहा है कि राजभर भले ही अगले, लेकिन सारी लैमलाइट बटोर रहे हैं वो आजकल। चंचल जी प्लीज 20 सेकंड, फिर मैं शबनम जी को 20 सेकंड दूंगी, डिबेट को समाप्त करूंगी। जी शिवांगी जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो राजभर, अभी आदरणीय ओम प्रकाश राजभर की बात हो रही थी, मैं आपको बताऊं कि आज के टाइम में आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी अपने समाज के नेतृत्व की बात हो रही थी। मैं बताऊं कम से कम 100-150 ऐसे राजभर मेरे दोस्त हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद आज अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि जिस तरीके से हमारे वोट की जो खरीद फरोख्त हो रही है, हमारे मान सम्मान के साथ जो समझौता आदरणीय ओम प्रकाश राजभर साहब कर रहे हैं, वो जनता में बड़ा बुरा मैसेज गया है। क्योंकि आज के टाइम में सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाली जो बात होती थी, आदरणीय ओम प्रकाश जी और आदरणीय अखिलेश यादव जब मंच पे खड़े होते थे तो सामाजिक न्याय की बात होती थी। आज के टाइम में फिर ओम प्रकाश राजभर जी की धारा बदल गई है। आज के टाइम में फिर अपने निजी स्वार्थ के चक्कर में आज पूरी पार्टी और पूरे समाज लेकिन वो अलग कहते हैं, वो कहते हैं धारा विचारधारा नहीं, हम अपनी बातों को पिछड़ों दलितों की बातों को लेकर आए थे आपके साथ। ठीक है, मैं वक्त नहीं है, मैं शबनम जी आपके पास, शबनम जी 30 सेकंड लास्ट आपके पास, बोलिए, अपनी बात रखिए। देखिए, बार बार सपा औरों से, कांग्रेस, बसपा, राजभर जी या शिवपाल यादव जी से ठगे जाते हैं या सबको ठगते हैं, ये तो जनता बताएगी। लेकिन निश्चित तौर पे इस बात को समझना होगा कि अपने नेता आडवाणी जी और आदरणीय जोशी जी का भी हालचाल ले लिया करिए चुनावों में। देखिए, बीच में मत बोलिए जी प्लीज, वक्त नहीं है, अभी डिबेट को और हम आगे स्टार्ट नहीं कर सकते ना। आपको देखिए, चंचल जी अपनी पार्टी का अनुशासन दिखा रहे हैं, यहाँ पे हो जाएगा वाली पार्टी का अनुशासन दिखा रहे हैं। शबनम जी की बात को आ जाने दीजिए। देखिए, कहीं ना कहीं जब चुनाव करके सारे चुनाव में सभी पार्टियों ने देख लिया कि भारतीय जनता पार्टी का कोई सानी नहीं है, तो छोटे दल हो या बड़े दल हो, सब चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हम भारतीय जनता पार्टी के साथ चलकर चुनाव। और आप चाहती हैं? अब भारतीय जनता पार्टी शबनम जी आप चाहती हैं बनाएगी, अपनी रणनीति बनाएगी। शबनम जी आप चाहती हैं छोटे छोटे दलों का साथ? विधायक भी हैं, ठीक है। अरे शबनम जी सुन लीजिए ना, शबनम जी आप चाहती हैं छोटे छोटे दलों का साथ? जो भी दल हमारी विचारधारा के साथ आएगी, हम उस पार्टी उस छोटे दल को अपने साथ लेकर। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए, जुड़ने के लिए। देखिए, ओम प्रकाश राजभर एक बड़ा विषय, नाम उनका इस वक्त चर्चाओं में बहुत है, भले दल छोटा हो, लेकिन क्या भविष्य होगा, क्या उनकी अगली चाल होगी, क्या बड़बोलापन उनका और सामने आएगा, इस पर सबकी नजर रहेगी। धन्यवाद।